हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 76 के साथ हाजिर हूं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अमेरिकन हंटर ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर नॉर्मा सेलर क्रिस्टोफर रीड से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि एक नेशनल लेवल का एस रैंक हंटर है, और वो उसे बताते हैं कि नियर फ्यूचर में कोई तुम्हें मारने वाला है। ये बात सुनकर क्रिस पर हंसना शुरू कर देता है। नॉर्मा सेलर से कहता है, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, आपने मेरी पावर्स को जगाया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं कि आप मेरे साथ इस तरह के मजाक करें। साथ ही वो नॉर्मा से कहता है, आखिर ऐसा कौन है जो मुझे मारना चाहता है। नॉर्मा उसे कहती है, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे बारे में एक ड्रीम देखा, उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग तुम्हें घेरे हुए हैं और उन लोगों ने तुम्हें मार डाला है। क्रिस्टोफर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम इतनी दूर मेरे पास यहाँ पर आए सिर्फ अपने एक सपने की वजह से कि तुमने एक बुरा सपना देखा जिसमें किसी ने मुझे मार डाला है। क्रिस्टोफर चिल्लाते हुए सेलर से कहता है, मुझे पता है एक अवेकन बनने से पहले तुम क्या थी, तुम्हारे पास ये एबिलिटी क्यों है, क्योंकि तुम एक साइकिक थी। मैं एक नेशनल रैंक का हंटर हूँ, कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि मुझे मार सके। लेडी सेलर उसे कहती है, लेकिन मेरे सपने में तुम मर गए। क्रिस्टोफर उनसे कहता है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे सपने में मैं मर गया। अब मुझे बताओ, मुझे किससे मदद मांगनी चाहिए। अगर तुम्हारा ड्रीम वाकई में सच्चा है तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं एक नेशनल लेवल का हंटर हूँ, कोई भी हंटर मेरे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नॉर्मा उसे कहती है, एक हंटर है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, उसका नाम हंटर संग जिन वू है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। और उसी वक्त नेक्स्ट सीन संग जिन वू का दिखाया जाता है। जिनवू डंजन को क्लियर करने के बाद बाहर निकल आता है। जिनवू कहता है, मुझे उस किंग को मारना पड़ा, हालांकि वो एक मोनार्च था, लेकिन मैंने बिल्कुल ठीक किया। उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, हालांकि वो चेंज में बंधा हुआ था। अगर वो बाहर निकल आता तो उसने तो तबाही मचा देनी थी। शुक्र है मैंने पहले ही जान लिया कि उसके इरादे क्या हैं। जिनवू कहता है, अगर मुझे रूलर्स और मोनार्च से फाइट करनी है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और इस तरह जापान की एस रैंक की डंजन क्लियर हो जाती है और जिनवू ने एक एस रैंक की डंजन को अकेले क्लियर किया। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है, लोग आपस में बहस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि संग जिनवू भी एक नेशनल अथॉरिटी हंटर बनने वाला है। इस बार डिफरेंस ये है कि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि जिनवू कितना काबिल है। पहले वो सिर्फ जेजू आइलैंड की रेड में कोरियन लोग ही इसके बारे में बात करते थे। डंजन से भागने वाला एक जायंट जो कि समुद्र को क्रॉस करके चाइना की तरफ जा रहा था, उसे रास्ते में ही मार डाला चाइना के एस रैंक के हंटर ल्यूजिया गैंग ने। जबकि जापान के अंदर हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मात्सुमोटो ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने इस बात की कोई भी रीजन नहीं बताई, शायद उसे अपने किए पर पछतावा था इसलिए। जबकि दुनिया के दूसरे कोने पर, जहां पर मैरीलैंड में एक एस रैंक का गेट ओपन हुआ था जिसे स्कैवेंजर गिल्ड वालों ने क्लियर कर लिया है, यूएस की तरफ से उन्हें एक पार्टी दी जा रही है, वो सारे वहां पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। और वहीं पर वो दोनों एस रैंक के हंटर्स खड़े होते हैं जो कि पहले बेट लगा रहे थे जिनवू के बारे में। उसी वक्त थॉमस उनके पास आता है और उनसे कहता है, तो मुझे तुम दोनों मिल ही गए। थॉमस को अपनी बेट के बारे में याद होता है। थॉमस उनसे कहता है, क्या तुम्हें याद है हम लोगों ने बेट लगाई थी। थॉमस उन तीनों से कहता है, तुम में से एक ने अपनी यॉट लगाई थी और एक ने अपना घर लगाया था, जबकि तीसरे का उसे याद नहीं होता क्योंकि तीसरे ने कुछ लगाया ही नहीं होता। तीसरे वाला थॉमस से कहता है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। थॉमस उसकी टाई की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी टाई तो काफी ज्यादा अच्छी है। वो हंटर उसे कहता है, लेकिन मैंने अपनी टाई को बेट पे नहीं लगाया। थॉमस उसे कहता है, तुम्हारी टाई अच्छी है, तुमने यही बेड पे लगाई थी। और नेक्स्ट सीन में थॉमस के गले में वो टाई होती है और वो लोरा से पूछ रहा होता है, तुम्हें मेरी नई टाई कैसे लगी। लोरा उसे कहती है, टाई तो काफी ज्यादा महंगी है, लेकिन तुम्हारी टी शर्ट पर सूट नहीं करती। वो उसे उतार कर फेंक देता है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। लोरा उसे कहती है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है। थॉमस उसे कहता है, वो क्या। लोरा उसे कहती है, इंटरनेशनल हंटर्स गिल्ड एसोसिएशन की तरफ से इस बार की हंटर्स कॉन्फ्रेंस की लिस्ट जारी कर दी गई है और इस पर कोरिया से आजिन गिल्ड वालों को बुलाया गया है। थॉमस उसे कहता है, अब ये कौन सा नया गिल्ड है। लोरा उसे कहती है, आजिन गिल्ड हंटर संग जिन वू का गिल्ड है। ये बात सुनकर थॉमस खुश हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब वो अमेरिका आ रहा है। नेक्स्ट सीन जापान का दिखाते हैं। जिनवू ने अपने हराए हुए 30 जायंट्स के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है। जिनवू कहता है, अगर चाइना वाला भी एक मिल जाता तो मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती। वो सारे सोल्जर्स उन शैडो क्रीचर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जिनवू कहता है, जो भी इन क्रीचर्स को पहली बार देखता है वो इसी तरह हैरान होता है। उसी वक्त हानिकावा जिन्हो के पास आती है। जिन्हो से कहता है, अगर तुम जिनवू को ढूंढ रही हो तो वो सामने है। हानिकावा उसे कहती है, नहीं, ये तुम्हारे लिए है। हानिकावा के हाथ में मोबाइल होता है। हानिकावा उसे कहती है, तुम्हारी कॉल है कोरिया से। जिन्हों जैसे ही फोन को कान से लगाता है वो वहीं पर शॉक हो जाता है क्योंकि न्यूज उसके डैड के बारे में होती है। जिन्हों जल्दी से जिनवू से कहता है, मुझे कोरिया जाना होगा, मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, तुम बाद में आ जाना। जिनवू से कहता है, क्या हुआ, क्या कोई सीरियस प्रॉब्लम है। जिन्हों से कहता है, पता नहीं, मेरी मॉम की कॉल है और वो कह रही है कि कोई फैमिली मैटर है, जल्दी से घर आ जाओ। हानिकावा जिन्हों से कहती है, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आती हूँ। जिन्हों हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और कहता है, मैंने अपनी मॉम को इस तरह घबराया हुआ पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं क्या हुआ होगा। फिर वो वहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाता है और एयरपोर्ट से सीधा कोरिया चला जाता है, जहाँ पर गाड़ी उसे लेने के लिए पहले मौजूद होती है।
जो बंदा उसे लेने के लिए आया होता है वो उससे कहता है, जरा अपने दिल को मजबूत कर लो, मैं अभी तुम्हें जो बताने वाला हूँ उससे तुम्हें झटका लगेगा। मैं रास्ते में चलते हुए तुम्हें सारी बात बताता हूँ। जिन्हों और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जिन्हों को सीधा हॉस्पिटल ले जाता है और उसे कहता है, तुम्हारे पापा इटर्नल स्लंबर में चले गए हैं, अब वो नींद से कभी नहीं जागेंगे। जिन्हों शीशे के बाहर से देख रहा होता है। वो बंदा उसे कहता है, तुम ज्यादा करीब नहीं जा सकते क्योंकि तुम एक हंटर हो, तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी निकल रही है, इससे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। जिन्हों बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है, मैं तो बहुत ही यूजलेस बेटा हूँ, मैं अपने पापा के करीब भी नहीं जा सकता। साथ ही वो बंदा उसके पापा की डायरी उसे देते हुए कहता है, ये वो डायरी है जिस पर वो काम कर रहे थे, मैंने इसे अपने पास संभाल कर रखा है कि जैसे ही वो जागेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो जागने वाले हैं, इसलिए तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। जिन्हों जैसे उस डायरी को खोलता है तो उसके अंदर सारे न्यूज आर्टिकल्स होते हैं जो कि जिन्हों और जिन्वू के बारे में होते हैं। वो बंदा जिन्हों से कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में जितने भी न्यूज आर्टिकल्स छपे हैं वो सारे अपने पास संभाल कर रखे हैं, चाहे तुमने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया हो या फिर तुमने गिल्ड को ज्वाइन किया हो, जैसे जिन्वू का गिल्ड। तुम्हारे जापान जाने के बारे में भी जो आर्टिकल छपे थे वो भी उन्होंने सेव किए हैं। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन तुम्हें प्यार नहीं करते थे, चेयरमैन तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर जिन्हों और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है। फिर वो उसे कहता है, चलो तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त जिन्हों को कुछ अजीब महसूस होता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और फिर वो उस बंदे के साथ घर चला जाता है। उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद जिन्हों वहाँ पर अपीयर होता है जो कि अपने स्टेल्थ मोड में होता है। जिन्हों कहता है, जिन्हों तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। फिर जिन्हों अंदर चला जाता है और अपने पास से वाटर ऑफ लाइफ की एक बॉटल निकालता है और उसके डैड को पिला देता है। उसी वक्त बाहर दिखाते हैं जिन्हों की बहन जिनहुई अपने डैड से मिलने के लिए आती है। वो जैसे ही अपने डैड के रूम में जाने लगती है, जिन्हों उसके पास से गुजर जाता है। वो अपने डैड के रूम में जाती है तो उसके डैड उठकर बैठे होते हैं। वो अपने डैड को होश में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। डॉक्टर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि चेयरमैन इटर्नल स्लीप से कैसे जाग गए। वो कह रही होती है, अगर मीडिया को पता चल गया तो इससे तो बहुत ही भूचाल आ जाएगा। जिन्हों हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और कहता है, ये तो बहुत ही जल्दी हो गया, लेकिन मेरी तरफ से ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। जिन्हों कहता है, अब मुझे जल्दी से वापस जापान जाना होगा ताकि मैं सारी तैयारियां मुकम्मल करके ऑफिशियली वहाँ से वापस आ सकूं। लेकिन साथ ही वो अपनी स्टेट विंडो की तरफ देखता है तो उसके पास अभी भी 2 घंटे होते हैं क्योंकि जिन्हों शैडो एक्सचेंज के जरिए यहाँ पर आया होता है ताकि वो जिन्हों से पहले यहाँ पर पहुँच सके। जिन्हों कहता है, अब मैं 2 घंटे के लिए क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई है भी नहीं जिससे मैं कॉल करके बात कर सकूं। उसी वक्त उसे चाइन की याद आती है, लेकिन साथ ही वो कहता है, नहीं मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, मैं कोई जाकर डंजन देखता हूँ जो किसी के परमिट में ना हो। नेक्स्ट सीन क्रिस्टोफर रीड के घर का होता है जो कि अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा होता है। उसी वक्त उसे बाहर से किसी चीज की आवाज आती है और वो उठकर बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है कोई भी आवाज नहीं आती, बिल्कुल खामोशी होती है। रीड कहता है, यहाँ पर तो कोई भी आवाज नहीं आ रही। वो एक वाइन का ग्लास उठाता है और उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन वाइन के ग्लास के टूटने की भी आवाज नहीं आती। क्रिस्टोफर रीड थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। असल में वो एक सेकंड डायमेंशन में होता है। उसी वक्त उसे डिप्टी डायरेक्टर की बात याद आती है। डिप्टी डायरेक्टर ने उसे कहा था, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो जल्दी से जापान वालों को कॉल करना, चेयरमैन गोगा नहीं तुम्हें जल्दी से जिन्हों से मिलवा देंगे। क्रिस्टोफर नीचे की तरफ देखता है तो सीढ़ियों के नीचे एक बंदा खड़ा होता है। वो बंदा अकेला नहीं होता बल्कि उसके पीछे 2 और होते हैं। क्रिस्टोफर उनसे पूछता है, तुम लोग कौन हो? ये तीनों असल में मोनार्च हैं। एक मोनार्च उसे कहता है, इंसानों के साथ अच्छे से पेश आकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ब्रिलियंट लाइट के फ्रेगमेंट। क्रिस्टोफर उसकी आवाज सुनकर कहता है, ये तो बीस्ट लैंग्वेज में बात कर रहा है, आखिर तुम हो क्या चीज और तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो मोनार्च क्रिस्टोफर से कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं उस बंदे से बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ कनेक्टेड है, जो ऊपर बैठा है। क्रिस्टोफर उसे कहता है, क्या तुम्हें मजाक सूझ रहा है? और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में आ जाता है और अपनी बॉडी को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उनसे कहता है, आज तुम तीनों में से एक तो मेरे हाथों जरूर मरेगा। बाकी के दोनों मोनार्च भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, एक इंसान एक स्पिरिचुअल बॉडी कैसे हासिल कर सकता है? क्रिस्टोफर रीड उन पर अटैक करता है और साथ ही उसके पूरे मेंशन में सिर्फ आग ही निकलती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में जिन्हों गाड़ी में बैठा हुआ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। जापानीज लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि जिन्हों ने उन सब की जान बचाई है। जिन्हों कहता है, मुझे लगता है शायद जापान में मेरा आज आखिरी दिन है। उसी वक्त बीरू बाहर निकलता है और कहता है, मेरे किंग ये सारे लोग आपकी आवाम है और ये सब आपकी एक झलक देखना चाहते हैं, आपको बाहर निकलकर अपना हाथ हिलाना चाहिए। जिन्हों से कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम वापस जाओ। फिर जिन्हों सीधा जाकर कोरिया के लिए जहाज में बैठ जाता है। जहाज में बैठे हुए उसके साथ वाली सीट पर एडम व्हाइट बैठा होता है। जिन्हों कहता है, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि तुम मेरे साथ वाली सीट पर बैठे हो। एडम उसे कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, मुझे पता है कि वैसे भी तुम मेरे पर यकीन नहीं करने वाले। जिन्हों उसे कहता है, मुझे तो लगा था कि हमारी निगोशिएशन एंड हो चुकी है। एडम उसे कहता है, मुझे पता है, मुझे पहले बताकर आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है जिस पर मुझे बात करनी है।
जिन्हों उसे कहता है क्या यूनाइटेड स्टेट्स वाला एस रैंक का गेट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एडम उसे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो गेट क्लियर हो चुका है, हमें किसी और टॉपिक पर बात करनी है। साथ ही वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वीडियो दिखाता है क्रिस्टोफर रीड के मेंशन की। मेंशन को आग लगी होती है। एडम कहता है हम लोग इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी आग नहीं है, इसलिए हम लोग इसे अभी तक नहीं बुझा पाए। जिन्हों उसे कहता है मैं इस वीडियो को देखकर क्या करूंगा। एडम उसे कहता है एंड तक देखो फिर तुम्हें पता चलेगा असल में इस आग को जिस बंदे ने लगाया था वो क्रिस्टोफर रीड था और वो खुद भी मर चुका है। और क्या तुम्हें पता है क्रिस्टोफर रीड एक नेशनल लेवल का हंटर है। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो पहले ही मर चुका था और इसके अलावा हमें एक और चीज मिली है। साथ ही वो अपनी जेब से एक फोटो निकालता है और जिन्हों के सामने करता है। वो पिक्चर जिन्हों के फादर की होती है। एडम जिन्हों से कहता है हमारी ब्यूरो को लगता है कि इस शख्स ने क्रिस्टोफर रीड को मारा है। ये बात सुनते ही जिन्हों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने टेलीकाइनेसिस की पावर को इस्तेमाल करते हुए एडम को हवा में उड़ा देता है। साथ ही उसका लैपटॉप भी टूट फूट कर एक छोटा सा गेंद बन जाता है। जिन्हों एडम से कहता है अगर तुम्हें लगता है कि ये एक मजाक है तो मैं तुम्हें बता दूं तुम आज इस जहाज से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 76 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।